तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। इस लॉ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, और उनके क्या रेशोज होते हैं। तो सारी चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप समझो ये हैं कौन। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। ठीक है। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे। जो चर्च होता है ना, चर्च में जो मॉन्क होते हैं ये वो थे। तो चर्च के पीछे थोड़ा खाली स्पेस था, गार्डन टाइप का था। तो वहां पर ये क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है ना। वहां पर ये क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। और इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक। और इन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए जेनेटिक्स के। और कौन से प्लांट पे किए? गार्डन पी पे किए। किस पे किए? गार्डन पी पे। गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या नाम है? पाइसम और सटाइवम। तो पूछ लेता है कि गार्डन पी का साइंटिफिक नेम बताइए। पाइसम और सटाइवम। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहली जो क्वेश्चन है ना, जो सीबीएसई में बहुत बार पूछा जाता है कि भाई जो मेंडल है उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का पौधा ही क्यों लिया? भाई कोई और पौधा ले लेता, है ना, कुछ और कोई और ऑर्गेनिज्म ले लेता। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखना, जो मटर का पौधा होता है ना उसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। मटर के पौधे का जो लाइफ स्पैन होता है, जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही क्या होता है स्टूडेंट? शॉर्ट होता है। कैसा होता है? शॉर्ट होता है। ठीक है। जैसे होता क्या है, 2 से 4 महीना मान लो आप। ठीक है ना। 2 से 4 क्या है आपका मंथ। मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ले लेते जिसका लाइफ स्पैन बहुत लॉन्ग होता, मान लो ह्यूमन ही ले लेते। ह्यूमन 60-60 साल जीता है। एक बार ह्यूमन का क्रॉस करवाता, उसका जो बच्चा है वो 10 या 12 साल, जब वो 12 से 15 साल में पहुंचता, प्यूबर्टी की एज में पहुंचता, उसके बाद ही वो नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोडक्शन कर पाती। ठीक है। तो मतलब आप, एक इंसान नॉर्मल कितना जीता है, मेंडल कितना जी लेते? 90 साल या 100 साल जी लेते। तो ऐसे में वो कितनी बार क्रॉस करवा देते? ऐसे में वो 6 या 7 बार क्रॉस करवा देते। क्योंकि 15-15 साल में जो नई प्रोजेनी आएगी वो प्यूबर्टी में आएगी, एग और गैमेट बनाएगा। ठीक है। और तब जाके उनके बीच में वो क्या कर सकते थे, क्रॉस करवा सकते थे और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो कितनी बार वो ऐसे प्रोजेनी की स्टडी कर सकते थे? 6 या 7 बार। अगर मैं 15-15 साल भी ले लूं तो। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि अगर लाइफ स्पैन शॉर्ट है तो 2 से 4 महीने में नई प्रोजेनी आ जाएगी, फिर 2 से 4 महीने में फिर नई प्रोजेनी आ जाएगी, फिर क्रॉस कराओ, फिर 2 से 4 महीने में नई प्रोजेनी आ जाएगी। तो बहुत सारे जनरेशन में आप आसानी से क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज उसकी लाइफ स्पैन क्या थी स्टूडेंट्स? शॉर्ट थी। लाइफ स्पैन क्या थी? शॉर्ट। दूसरी चीज, कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है पैसा। ठीक है। तो मटर का पौधा आसानी से कहीं भी ग्रो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कैन ग्रो इट कैन ग्रो इन सिंपल इट कैन ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। मटर का पौधा कहाँ ग्रो कर जाता है आसानी से? सिंपल सिंथेटिक मीडियम। कोई सा भी जो मीडियम है, नॉर्मल जो है, कहीं भी ग्रो कर जाएगा। बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसके बाद तीसरी चीज समझना, मटर के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। आपको खाली आंखों से ही दिख जाएंगे। आ रही बात समझ में? जैसे आपको मैं अभी इसके बारे में मैं डिस्कस भी करूंगा। देखिए जैसे ये सब कैरेक्टर्स हैं मटर के अंदर। ठीक है ना। 7 कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर हैं? 7, जिसपे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। अभी ये पूछा जाता है एक एक नंबर में, अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लांट की जो हाइट है, टॉल एंड ड्वार्फ, भाई देख के ही पता लग जाएगा टॉल है या ड्वार्फ है। ठीक है। अब कुछ आपके फ्लावर हैं, अगर व्हाइट कलर है और आपका कैसा है, वॉयलेट कलर है, तो देख के ही आपको पता लग जाएगा। तो मटर के पौधे में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और ये जो टॉल और आपका शॉर्ट है, ये कैसे कैरेक्टर हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन्हें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं। तो मटर के पौधे में बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको आप इजीली माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो जब भी आप जेनेटिक की स्टडी करोगे तो आप यही तो देखोगे ना कि पेरेंट्स से बच्चे में कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है या कौन सा कैरेक्टर नया आया है। तो मटर के पौधे में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मटर के पौधे में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिसको आप आसानी से स्टडी कर सकते हो, आसानी से आप देख सकते हो।
ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट यहां पर मैं लिख देता हूं पी प्लांट हैव मैनी, मटर प्लांट के अंदर बहुत सारे, पी प्लांट हैव मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, which can easily seen या ऑब्जर्व, जिसे आप आसानी से देख सकते हो या ऑब्जर्व कर सकते हो। चौथा आपको बताता हूं सर, जो पी प्लांट है ना वो एक प्लांट है, ठीक है। अब इनमें को क्या करना है, जैसे एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों में आपस में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई जानवर ले लोगे, मान लो ह्यूमन ही ले लोगे, तो अपने मन से क्या क्रॉस करवा पाओगे, नहीं करवा पाओगे। तो यहाँ पर कंट्रोल ब्रीडिंग क्या है, पॉसिबल है बहुत इजीली। और जो मटर का पौधा होता है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप अपने हिसाब से उसमें जिस प्लांट को जिसके साथ चाहो क्या करवा सकते हो, क्रॉस करवा सकते हो। बेसिकली इसको हम कंट्रोल ब्रीडिंग होते हैं। प्लांट चुनने का सबसे एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि जो मटर का पौधा है या कोई भी प्लांट होगा उसके अंदर कंट्रोल ब्रीडिंग क्या है, आसानी से पॉसिबल है। आपकी मर्जी है, टॉल को टॉल से क्रॉस करवा दो, आपकी मर्जी है टॉल को ड्वार्फ से करवा दो, ड्वार्फ को ड्वार्फ से करवा दो। लेकिन अगर आप यही एनिमल लेते, यही ह्यूमन लेते, तो आप ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना, पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग। पी प्लांट कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, ठीक है ना। कंट्रोल यहां पर क्या हो सकता है, ब्रीडिंग पॉसिबल। आप अपने इच्छा के अकॉर्डिंग किसी के साथ क्रॉस करवा सकते हो, कंट्रोल ब्रीडिंग पॉसिबल, ठीक है। कंट्रोल ब्रीडिंग क्या है, पॉसिबल है। और स्टूडेंट एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, सिंगल क्रॉस में बहुत सारे सीड बनते हैं, ठीक है। इन अ सिंगल क्रॉस मैनी सीड, इन अ सिंगल क्रॉस मैनी सीड आर प्रोड्यूस। अगर एक बार क्रॉस करवा रहे हो, बहुत सारे सीड क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उन सीड को जब जमीन में लगाओगे वो सीड ग्रो करेंगे, ठीक है। तो आप उनके पेरेंट्स के साथ जो प्रोजेनी होगी, बहुत सारे सीड से प्रोजेनी जो होगी, उन सबको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे सैंपल्स होंगे, बहुत सारे प्रोजेनीस होंगे जिनकी आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो एक रीजन ये भी है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। और दूसरा, मटर के पौधे में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आसानी से ऑब्जर्व हो जाते हैं, देख के आप बता सकते हो ये कैरेक्टर आया है, ये नहीं आया है। दूसरा, मटर का जो पौधा होता है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो कंट्रोल ब्रीडिंग पॉसिबल होता है। और एक बार जब क्रॉस होता है तो बहुत सारे क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। क्या बनते हैं, बहुत सारे सीड। तो स्टूडेंट से बहुत बार सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर तैयार करना है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मेंडल ने वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जिसपे मेंडल ने क्या किया था, स्टडी किया था। वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जिसपे मेंडल ने क्या किया था, स्टडी किया था। तो ध्यान रखना, मेंडल ने 7 कैरेक्टर की स्टडी की थी। कितने कैरेक्टर की, 7। और हर एक कैरेक्टर में, ठीक है ना, 2-2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कंट्रास्टिंग मतलब अपोजिट, जैसे टॉल और क्या हो गया, ड्वार्फ, एक दूसरे के अपोजिट है। तो 14 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी की थी। कितनी, 14। अगर पूछे मेंडल ने कितने कैरेक्टर की स्टडी की थी, तो 7। और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पूछे तो कितना जाएगा, 14। कितना जाएगा स्टूडेंट्स, 14। और अब ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक एक नंबर में पूछ सकता है। जैसे मैं जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताऊंगा तो टॉल वाला लेके बताऊंगा, और एक ये वाला एग्जाम्पल ले लूंगा। पेपर में कोई और एग्जाम्पल ले सकता है, लेकिन सबका तरीका क्या होगा, सेम होगा। सबका तरीका क्या होगा, सेम होगा। देखिए सर, जैसे प्लांट की हाइट है, अब ये प्लांट की हाइट क्या है, टॉल है, और ये प्लांट की हाइट क्या है, शॉर्ट। एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो एक कैरेक्टर को डोमिनेंट कैरेक्टर बोल रहे हो, ट्रेट, और एक को क्या बोल रहे हो, रिसेसिव बोल रहे हो। तो पहले तो आप डोमिनेंट और रिसेसिव समझिए क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। स्टूडेंट्स, होता क्या है समझना। मान लीजिए आपके फादर क्या है, टॉल है, और आपकी जो मदर है वो क्या है, ड्वार्फ है। तो फादर में टॉल वाली जीन होगी और मदर में ड्वार्फ वाली जीन होगी, और आपकी हाइट कैसी होगी, टॉल हो गई। कैसी होगी, टॉल। तो इसका मतलब है फादर की जीन आपके अंदर क्या हुई, एक्सप्रेस हुई,
और मदर की जीन आपके अंदर एक्सप्रेस नहीं हुई। तो फादर की जीन क्योंकि आपके अंदर एक्सप्रेस हुई और आप टॉल हो गए, तो जो जीन एक्सप्रेस होती है उसी जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट जीन। और जो जीन एक्सप्रेस नहीं होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव जीन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूँ, देखिए सर, मान लीजिए जो फादर हैं उनके बाल सिल्की हैं, ठीक है, उनके जो हेड के हेयर हैं सिल्की हैं, मदर के जो हेयर हैं वो कैसे हैं, कर्ली हैं, ठीक। अब आपके अंदर मदर के भी जीन आए, ठीक है, और आपके अंदर क्या है, फादर के भी जीन आए, लेकिन आपका जो हेयर का जो टेक्सचर है वो कैसा हो गया, कर्ली हो गया, मतलब मदर पे चला गया। इसका मतलब है मदर की जो जीन थी, मदर का जो कैरेक्टर है वो क्या हुआ, एक्सप्रेस हुआ। तो मदर की जीन डोमिनेंट हो जाएगी और वो जो फादर की जीन एक्सप्रेस नहीं हुई हेयर वाली वो कैसी हो गई, रिसेसिव, ठीक है। तो जो कैरेक्टर, जो जीन एक्सप्रेस हो रही है, कैरेक्टर के अंदर आ रहा है, वो डोमिनेंट हो जाता है, और जो नहीं आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिसेसिव। अब इनकी एक खास बात होती है समझना डोमिनेंट की। डोमिनेंट कैरेक्टर को ना अभी जब हम क्रॉस बताएंगे तो ऐसी जीन्स को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से, ठीक है। जैसे समझना आप, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। हम लोग कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, तो हमारे अंदर क्रोमोसोम क्या होते हैं, डबल डबल में होते हैं, सारे जोड़े में होते हैं, तो जीन्स भी क्या होंगी, डबल डबल होंगी। तो होता क्या है कि जैसे कैपिटल टी और यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी है, ठीक है, और एक और होता है कैपिटल टी और दूसरा क्या है, स्मॉल टी। सेम सेम को होमोजाइगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये डिफरेंट है, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस, ठीक है। ध्यान रखना हमारे अंदर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, किसमें होते हैं, पेयर में। हमारे अंदर हर जीन के, ठीक है ना, हमारे अंदर हर जीन के दो एलील होंगे, कितने होंगे, दो एलील। जैसे यहाँ देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर सेम सेम है, कैपिटल टी है, तो ध्यान रखना होमोजाइगस, और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैसा है आपका, हेट्रोजाइगस, ठीक है। ये जो स्मॉल वाला होता है रिसेसिव होता है। कैसा होता है, रिसेसिव। पता है मजेदार बात क्या है, अगर एक डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन दोनों एक साथ हो तो कौन एक्सप्रेस होगी, डोमिनेंट वाली। कौन सी, डोमिनेंट। यहाँ तो दिक्कत है ही नहीं, कैपिटल टी है, दोनों डोमिनेंट है तो टॉल ही होगा। लेकिन फादर से कैपिटल टी आ रहा है, मदर से स्मॉल टी आ रहा है, तो फादर वाला एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हो रहा है, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। रिसेसिव वाला कब एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव वाला तभी एक्सप्रेस होता है जब रिसेसिव वाला स्मॉल टी के फैम में हो, मतलब रिसेसिव वाला हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही होगा। किसमें होगा, होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा, ठीक है। ध्यान रखना स्मॉल टी। तो आप ये ध्यान रखना कि डोमिनेंट कैरेक्टर किसे बोलते हैं, ऐसी जीन्स, ऐसे कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हो रहे हो, जो दिख रहे हैं बाहर से, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिसेसिव उसे बोलते हैं जो एक्सप्रेस ना हो, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, जो डोमिनेंट जीन होती है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डोमिनेंट जीन होमो में भी एक्सप्रेस होगी और हेट्रो में। हमें कैसे पता लगेगा सर ये रिसेसिव है, अगर ये जीन किसी डोमिनेंट के साथ जाए, ठीक है ना। जैसे कैपिटल टी के साथ कौन आ रहा है, स्मॉल टी, तो कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस हो रहा है, स्मॉल टी वाला एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा। इसका मतलब है कैपिटल टी वाला डोमिनेंट हो गया और स्मॉल टी वाला कैसा हो गया, रिसेसिव हो गया। इस तरीके से आपको क्या होगा, पता लगेगा। अभी तो आप कैरेक्टर देखो, अभी जब मैं क्रॉस बताऊंगा तो थोड़ा और आपको मैं क्या कर दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है तो वहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस और आपको बढ़िया तरीके से समझाया जाता है, तो वहां भी बताऊंगा अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, जो कैरेक्टर आपके अंदर एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो डोमिनेंट जीन की वजह से है, और जो नहीं एक्सप्रेस हो रहा है वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। रिसेसिव किसकी वजह से है, जीन की वजह से है, ठीक है। देखिए सर, तो यहां पर सबसे पहले देखना, जरा बात करते हैं, मैं इसको हटाता हूं, अभी आप नॉर्मल ध्यान रखो। तो पहला जो कैरेक्टर है, मान लीजिए उन्होंने किस पे स्टडी की है, पहला जो कैरेक्टर है उन्होंने स्टडी की है हाइट पे, किस पे, हाइट पे। तो जो टॉल वाला है वो डोमिनेंट है। टॉल वाला कैसा है स्टूडेंट्स, डोमिनेंट है। टॉल वाला कैसा है, डोमिनेंट, ठीक है, देख लो ये डोमिनेंट है। और डर्फ वाला कैसा है, रिसेसिव, हाइट में, इसमें हाइट में। अब अगर हम फ्लावर की पोजीशन पे बात करें तो देखो फ्लावर साइड साइड में है, फ्लावर साइड में है नहीं है, तो फ्लावर अगर साइड में होगा तो उसे बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं, एक्सियल। इसका पता है क्या बेनिफिट होता है, अगर कभी भी फ्लावर साइड में हो तो होता क्या है, जो मेन पार्ट होता है ऊपर वाला है बढ़ता रहता है,
क्या रहता है, बढ़ता रहता है। ऐसे फ्लावरिंग प्लांट की हाइट ज्यादा होगी, ये डोमिनेंट होंगे। क्या होंगे, डोमिनेंट। अगर फ्लावर बिल्कुल टॉप पे ही आ जाए, टर्मिनल पे ही आ जाए, फिर तो स्टेम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी प्लांट को देखना, अगर जिसमें फ्लावर बिल्कुल टर्मिनल पे होगा तो वो पौधा बहुत ऊंचा बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि स्टेम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो टर्मिनल अगर फ्लावर हो गया तो आप ये ध्यान रखना, ये कैसा होगा, रिसेसिव होगा। कैसा होगा, रिसेसिव। और अगर एक्सियल है तो कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। कैसा है, डोमिनेंट। अब सुनो, अगर कलर आ रहा है, कैसा आ रहा है, कलर। देखना मटर का पौधा गांव में अगर आपने कभी देखा हो, ठीक है, तो देखना अगर व्हाइट कलर का फ्लावर आ रहा है मटर के पौधे पे, ठीक है, तो वो रिसेसिव होगा। कैसा होगा, रिसेसिव। और अगर उसमें कलर शो हो रहा है, ठीक है, जैसे पर्पल कलर शो हो रहा है, तो एक कैसा कलर है, डोमिनेंट। तो ध्यान रखना, मटर के पौधे में फ्लावर आता है, ठीक है, और फ्लावर अगर व्हाइट है तो रिसेसिव है, और फ्लावर का जो कलर है अगर पर्पल है तो कैसा है वो, डोमिनेंट। कैसा है, डोमिनेंट है। समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब देखिए सर, मटर आपने देखा ही होगा, कुछ मटर होते हैं ना, कुछ जो मटर होते हैं उनका जो पॉड होता है, ठीक, ये जैसे छीलते हैं तो मटर निकलता है, बिल्कुल फूला हुआ होता है, मोटे मोटे मटर निकलते हैं उसमें। तो अगर वो फुल है, ठीक है ना, फूला हुआ है, तो इसका मतलब वो डोमिनेंट है। और कुछ मटर क्या होते हैं, पिचके हुए होते हैं, उसमें से वो निकाल रहे हो मटर भी पिचके पिचके निकल रहे हैं, तो वो फ्लैट है, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है। कैसा है, रिसेसिव। आपको वैसे ही पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद मटर का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, पॉड का कलर, किसका कलर, ये शेप था, ठीक है, पॉड का कलर अगर ग्रीन है, कैसा है, ग्रीन, तो सर ये कैरेक्टर डोमिनेंट होगा। और अगर छिलके का कलर, पॉड का कलर येलो है, तो कैसा होगा आपका, रिसेसिव होगा। कैसा होगा, रिसेसिव। इसी तरह सीड का शेप, बड़े बड़े मटर के दाने निकल रहे हैं, राउंड निकल रहे हैं, तो बिल्कुल डोमिनेंट होगा। और पिचके से निकल रहे हैं, तो ये रिंकल निकल रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। क्या बोलते हैं, रिसेसिव। अगर मटर का दाना येलो निकल रहा है, कैसा निकल रहा है, येलो, तो ध्यान रखना वो डोमिनेंट होगा। और अगर मटर का दाना ग्रीन है, जो कि जनरली आप देखते ही हो, वो कैसा कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना, ये कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए। मेंडल ने इन कैरेक्टर्स पे क्या किया है, स्टडी किया है। पूछा भी जाता है कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर पे स्टडी किया। सर मेंडल ने 7 कैरेक्टर पे स्टडी किया, ठीक है। कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे स्टडी किया, सर 14 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे स्टडी किया। ऐसे पूछ सकता है, जो फ्लावर होता है उसमें जो वॉयलेट कलर है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव, तो वॉयलेट कलर कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट। और व्हाइट कलर कैसा हो जाएगा, रिसेसिव। कैसा हो जाएगा, रिसेसिव। तो ये कैरेक्टर्स स्टूडेंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा।